खुले आसमान, अंतहीन मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की कल्पना कीजिए, और दूर क्षितिज की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए वैगनों की एक कतार। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं था, ये एक मिशन था, एक विश्वास, एक नियति, एक शक्तिशाली विचार जिसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा जाता था। मतलब ये विश्वास कि अमेरिका को अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक फैलना ही है। आज हम साहस, जोखिम, संघर्ष और महत्वाकांक्षा की उसी कहानी की परतों को उधेड़ने वाले हैं जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को हमेशा के लिए शेप दिया। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1700 के दशक के अंत से। अमेरिका एक नया देश है, अटलांटिक तट पर सिमटी हुई बस 13 बस्तियां। पश्चिम में क्या है किसी को ठीक से पता भी नहीं, लेकिन थॉमस जेफरसन जैसे नेता वो पहले से ही पश्चिम की ओर देख रहे थे। उनका मानना था कि अमेरिका का भविष्य खेती और जमीन पर टिका है, और वो भविष्य वो पश्चिम में था। के लिए एपलाचियन पहाड़ों के पार की जमीन सिर्फ खाली जगह नहीं थी, वो एक कैनवस थी, एक ऐसा कैनवस जिस पर एक नए तरह का समाज बनाया जा सकता था। जेफरसन इसे कहते थे साम्राज्य स्वतंत्रता के लिए। साम्राज्य स्वतंत्रता के लिए, वाह। हाँ, तो ये सिर्फ जमीन का विस्तार नहीं था, ये एक विचारधारा का विस्तार था, और इसी सोच ने मैनिफेस्ट डेस्टिनी की नींव रखी। और फिर 1803 में एक ऐसा सौदा हुआ जिसने मतलब सब कुछ बदल दिया, लुजियाना खरीद। हाँ, अमेरिका ने फ्रांस से $15 मिलियन में 8 लाख वर्ग मील से भी ज्यादा जमीन खरीद ली। ये सुनने में आज भी अविश्वसनीय लगता है। हाँ। रातों रात देश का आकार दुगना हो गया, वो भी एक ऐसी जमीन खरीदकर जिसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। ये एक तरह का जुआ नहीं था, ये एक बहुत बड़ा जुआ था, बिल्कुल, लेकिन ये एक सोचा समझा जुआ था। देखिए, नेपोलियन को यूरोप में अपने युद्धों के लिए पैसों की जरूरत थी। अच्छा। और अमेरिका को न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह पर कंट्रोल चाहिए था, जो व्यापार के लिए बहुत जरूरी था। तो जब फ्रांस ने पूरा इलाका बेचने की पेशकश की, जेफरसन ने वो मौका लपक लिया। ये सिर्फ एक जमीनी सौदा नहीं था, ये एक ऐलान था। एक ऐलान? हाँ, दुनिया को ये बताना कि अमेरिका अब छोटा मोटा देश नहीं रहेगा, बल्कि एक महाद्वीपीय ताकत बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। इसने राष्ट्रीय कल्पना को एक नई उड़ान दे दी। तो अब अमेरिका के पास ये विशाल अनजान जमीन थी। हाँ। लेकिन ये एक बंद बक्से की तरह थी, किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या है। और इस बक्से को खोलने की जिम्मेदारी 2 लोगों पर आई, मेरिवेदर लुइस और विलियम क्लार्क। और उनकी यात्रा ने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। साकाजाविया जैसी एक मूल अमेरिकी महिला के गाइडेंस में उन्होंने 2 साल से ज्यादा 2 साल? हाँ, 2 साल से ज्यादा समय तक हजारों मील की यात्रा की। उन्होंने नदियों का नक्शा बनाया, सैकड़ों नए पौधों और जानवरों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया, पर उनका सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक था। मनोवैज्ञानिक? मतलब ये कि उनकी वापसी के बाद पश्चिम अब कोई डरावनी अज्ञात जगह नहीं रह गया था। उनके जर्नल्स और कहानियां वो उस जमाने का वायरल कंटेंट बन गई। हाँ, सही है। उन्होंने पश्चिम को एक रहस्यमयी जगह से एक वास्तविक अवसर में बदल दिया। तो उन्होंने सिर्फ नदियों का नक्शा नहीं बनाया, उन्होंने सपनों का नक्शा बनाया, और उस सपने को इतना आकर्षक बना दिया कि लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गए। और लोगों ने सच में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। 1840 के दशक तक हजारों परिवार अपना घर बार बेचकर, अपना सामान वैगनों में भरकर पश्चिम की ओर निकल पड़े। ओरेगन ट्रेल, कैलिफोर्निया ट्रेल, ये नाम आज भी अमेरिकी लोक कथाओं का हिस्सा हैं। पर यह यात्रा ये कितनी मुश्किल रही होगी? कल्पना से भी ज्यादा। हम आज हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए उन दूरियों को देखते हैं, लेकिन वैगन में ये महीनों का सफर था। महीनों का? हाँ, हर दिन मुश्किल से 15-20 मील। मौसम की मार, चट्टानी पहाड़, उफनती नदियां, और सबसे बड़ा दुश्मन थी बीमारियां। हैजा जैसी बीमारियों ने पूरे परिवारों को खत्म कर दिया। तो ये कोई रोमांटिक एडवेंचर नहीं था, ये अस्तित्व की एक बहुत ही क्रूर लड़ाई थी। तो फिर लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? कौन सी चीज उन्हें इस जानलेवा सफर पर जाने के लिए मजबूर कर रही थी? क्या सिर्फ जमीन का लालच था? जमीन एक बड़ा कारण थी, हाँ, लेकिन सिर्फ वही नहीं। देखिए, पूर्व में आर्थिक मंदी थी, जमीनें महंगी हो रही थी। पश्चिम एक नई शुरुआत का वादा था, अपनी जमीन का मालिक बनने का मौका। बिल्कुल, अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हर वैगन जो पश्चिम की ओर बढ़ा, वो सिर्फ सामान नहीं ले जा रहा था, वो उम्मीद ले जा रहा था। उम्मीद, एक बेहतर भविष्य का वो सपना। वही सपना लोगों को अविश्वसनीय कठिनाइयों से गुजरने की ताकत दे रहा था। और फिर 1848 में
एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने इस धीमी गति की लहर को एक सुनामी में बदल दिया। एक सुनामी में बदल दिया। सोना, कैलिफोर्निया के सटर मिल में सोने की खोज हुई। हाँ, और गोल्ड रश शब्द भी उस दीवानगी को शायद पूरी तरह बयान नहीं कर पाता। खबर फैलते ही दुनिया भर से लगभग 3 लाख लोग कैलिफोर्निया की ओर भागे। ये 49ers कहलाए। 49ers? हाँ, खनन शहर रातों रात बन गए, मतलब टेंट और लकड़ी के झोंपों के शहर जहां कानून बस नाम का था। ये सुनने में तो रोमांचक लगता है, लेकिन क्या ये गोल्ड रश असल में एक विशाल लॉटरी की तरह नहीं था, जहां लाखों लोग हार गए ताकि बस कुछ लोग जीत सकें? इसका समाज पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल सही सवाल। ये एक विशाल लॉटरी ही थी। कुछ लोग अमीर बने, लेकिन ज्यादातर को निराशा ही हाथ लगी, और इसका सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा था। इन खनन शहरों में हिंसा, नस्लवाद और अराजकता ये सब आम था। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इसी अराजकता ने अमेरिकी पश्चिम की उस वाइल्ड या बेगाम पहचान को गढ़ा। अच्छा। यह विचार कि कोई भी पश्चिम जाकर अपनी किस्मत बना सकता है, यह अमेरिकी सपने का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, भले ही हकीकत बहुत अलग थी। लेकिन ये विस्तार की कहानी का सिर्फ एक पहलू है। जैसे जैसे ये बसने वाले और सोने के खोजी पश्चिम की ओर बढ़े, वे खाली जमीन पर नहीं जा रहे थे। हाँ, वहां पहले से ही लोग रह रहे थे। हाँ, और यह मैनिफेस्ट डेस्टिनी की कहानी का सबसे दुखद और हिंसक अध्याय है। सैकड़ों मूल अमेरिकी जनजातियां हजारों सालों से उन जमीनों पर रह रही थीं। बसने वालों के लिए जो फ्रंटियर था, वो इन जनजातियों के लिए उनका घर था। उनका घर था? हाँ। जैसे जैसे अमेरिकी आबादी पश्चिम की ओर बढ़ी, मूल अमेरिकियों को उनकी जमीनों से जबरदस्ती धकेल दिया गया। क्या हम किसी एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये जमीन खोने का अनुभव उनके लिए कैसा था? चेरोकी जनजाति का उदाहरण सबसे दर्दनाक है। 1830 के दशक में दक्षिण पूर्व में उनकी जमीनों पर सोना मिला। ओह। और उसके बाद अमेरिकी सरकार ने उन्हें जबरदस्ती ओक्लाहोमा की ओर हजारों मील पैदल चलने पर मजबूर किया। पैदल? हाँ, पैदल। इस यात्रा को आंसुओं की राह या ट्रेल ऑफ टीयर्स के नाम से जाना जाता है। रास्ते में बीमारी, भूखमरी और थकावट से हजारों चेरोकी लोगों की मौत हो गई। ये सिर्फ जमीन का छीनना नहीं था, ये उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनके जीवन का विनाश था। और ये कहानी अलग अलग रूपों में पूरे पश्चिम में दर्जनों जनजातियों के साथ दोहराई गई। तो ये सिर्फ लोगों का प्रवास नहीं था, ये एक तरह का आक्रमण भी था। और ये आक्रामकता सिर्फ मूल अमेरिकियों तक सीमित नहीं रही। 1840 के दशक में इसी विस्तार की भूख ने अमेरिका को मेक्सिको के साथ युद्ध में धकेल दिया। हाँ, मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध मैनिफेस्ट डेस्टिनी का सीधा परिणाम था। टेक्सास पे नियंत्रण को लेकर ये युद्ध शुरू हुआ, लेकिन अमेरिका की नजरें कैलिफोर्निया और पूरे दक्षिण पश्चिम पर थीं। और दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध ने अमेरिका में एक गहरी नैतिक बहस छेड़ दी। अच्छा, अपने ही देश में? हाँ, कई लोगों ने, जिनमें अब्राहम लिंकन जैसे भविष्य के नेता भी शामिल थे, इसे एक आक्रामक और अन्यायपूर्ण युद्ध माना। इसने मैनिफेस्ट डेस्टिनी के विचार को पहली बार एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा से एक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया। युद्ध का नतीजा क्या हुआ? अमेरिका की जीत हुई और 1848 की संधि के तहत मेक्सिको को अपना लगभग आधा क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आधा क्षेत्र? जी, इसमें आज का कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और कुछ हिस्से कोलोराडो के शामिल थे। कई अमेरिकियों के लिए यह नियति की पूर्ति थी, लेकिन मैक्सिकन लोगों के लिए और उन मूल निवासियों के लिए जिनकी जमीनें एक बार फिर हाथ बदल चुकी थी, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी थी। इतिहास इन दोनों दृष्टिकोणों को याद रखता है। तो 1800 के दशक के अंत तक पश्चिम का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वैगन्स की जगह रेलगाड़ियां ले रही थीं। 1869 में ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलमार्ग पूरा हो गया। उसने अटलांटिक और प्रशांत तटों को स्टील की पट्टियों से जोड़ दिया। और इस रेल मार्ग ने फ्रंटियर को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने लोगों और सामानों की आवाजाही को बहुत तेज और आसान बना दिया। इसने विशाल मवेशी उद्योग को जन्म दिया, जिससे काउबॉय का उदय हुआ। काउबॉय? हाँ, जो खुले मैदानों में हजारों मवेशियों को हाँक कर रेल लाइनों तक लाते थे। इसी दौर ने हमें वाइल्ड वेस्ट की वो तस्वीरें दी हैं जो आज भी हमारी कल्पना पर हावी हैं। गन फाइटर, शेरिफ, डाकू, सैलून। और फिर 1890 में एक बहुत ही अजीब घोषणा हुई। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने ऐलान किया कि फ्रंटियर आधिकारिक तौर पर बंद हो गया है। एक मिनट,
मतलब सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि फ्रंटियर बंद हो गया है। ये तो सुनने में किसी कविता की पंक्ति जैसा लगता है, किसी सरकारी दस्तावेज जैसा नहीं। इसका व्यावहारिक मतलब क्या था? आपका कहना सही है, ये बहुत काव्यात्मक लगता है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब था कि अब पश्चिम में कोई ऐसी बड़ी असंगठित जमीन नहीं बची थी जिसे बसाया जा सके। अच्छा, पूरा महाद्वीप नक्शे पर आ चुका था, राज्यों और क्षेत्रों में बंट चुका था। लेकिन इस घोषणा का सिर्फ कागजी मतलब नहीं था, इसका एक गहरा सांकेतिक मतलब भी था। 100 सालों से अमेरिकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा इस विचार पर आधारित था कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए, खोजने के लिए एक फ्रंटियर है। अब वो भौतिक फ्रंटियर खत्म हो गया था। तो इसका मतलब क्या है? अमेरिकी फ्रंटियर और मैनिफेस्ट डेस्टिनी की ये कहानी सिर्फ जमीन के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे विश्वास के बारे में है जिसने लाखों लोगों को अज्ञात की ओर धकेल दिया, जिसने एक राष्ट्र को गढ़ा और जिसने अनगिनत जिंदगियों को बनाया और बिगाड़ा। बिल्कुल, और इस विरासत की जटिलता पर जोर देना बहुत जरूरी है। मैनिफेस्ट डेस्टिनी ने शहर बनाए, राज्य गढ़े और अमेरिकी चरित्र में जोखिम लेने और नवाचार करने की गहरी भावना पैदा की। लेकिन इसी विचार ने संस्कृतियों को तबाह किया, जमीनों को छीना और एक हिंसक संघर्ष को जन्म दिया। फ्रंटियर की विरासत इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ रखती है। ये प्रगति और अवसर की कहानी है, पर साथ ही ये विस्थापन और विजय की भी कहानी है। ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। जब जीतने के लिए कोई भौतिक भूमि नहीं बची है, तो आज की डिजिटल और वैश्विक दुनिया में फ्रंटियर का क्या अर्थ है? क्या खोज, जोखिम और विस्तार की वही मानवीय इच्छा अब प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण या ज्ञान की नई सीमाओं में अपनी मैनिफेस्ट डेस्टिनी ढूंढ रही है?